यहाँ पर उत्तर विधानसभा में के लिए दावेदारों की फौज तैयार हो गई है। हम देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, सिर्फ जिन्होंने यहाँ दावेदारी की है, यहाँ वॉल राइटिंग, बड़े बड़े हर नेता जो भाजपा से जुड़ा है अपने आप को दावेदारी प्रस्तुत कर रहा है। लेकिन वहाँ पर हम जो सक्रिय रहे, वहाँ विधायक रहे 5 साल लोगों की सेवा करने का, जिनको जनता ने अवसर दिया था, और उस परिदृश्य से दावेदारी से गायब नजर आ रहे हैं। इसका क्या कारण कि आपने ऐसे समय में सिंधी समाज को यहाँ पर पहचान दिया है। छत्तीसगढ़ में चैम्बर ऑफ कॉमर्स आज चुनाव होते हैं तो ऐसा लगता है कि विधानसभा से कोई कम नहीं हो रहा है। चैम्बर चुनाव में एक वर्ग विशेष का कब्जा था, वहाँ पर आपने अध्यक्ष बनकर उनकी सेवा करने का आपको अवसर मिला। फिर पार्टी को पहले से ही घोषित कर देना चाहिए कि विधानसभा चुनाव का प्रत्याशी श्रीचंद सुंदरानी जी होंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? लेकिन प्रदेश में देखते हैं आपके यहाँ के नेता जो होते हैं हाई प्रोफाइल होते हैं और काफ़ी वीआईपी, उनसे मिलना बड़ा दुभर रहता है। तो ये दोहरा चरित्र कैसे है? यहाँ पर आप विधायक रहे उत्तर विधानसभा क्षेत्र में, आपने जो अपने कार्यकाल में शिक्षा के क्षेत्र में और लोगों के जनहित के जो विकास के कार्य हुए हैं उसको थोड़ा विस्तार से बताइए। 15 साल जनता ने सेवा करने का अवसर दिया भारतीय जनता पार्टी के रमन सिंह सरकार को। फिर क्या कारण है कि 15 वर्षों का शासनकाल सेवा किए, फिर 15 सीट में भारतीय जनता पार्टी सिमट गई? आपको अगर भारतीय जनता पार्टी फिर से उत्तर विधानसभा में अवसर देती है तो जो कौन कौन से आपके अधूरे कार्य रह गए हैं, जो उन सबको लेकर आप जनता के बीच में जाए? आज हम भाजपा के कद्दावर नेता और सिंधी समाज को छत्तीसगढ़ में पहचान दिलाने वाले लोकप्रिय पूर्व विधायक, उत्तर विधानसभा के प्रबल दावेदार श्रीचंद सुंदरानी जी के निवास में आए हैं। जैसा कि आपको मालूम है, आने वाला 2 माह में विधानसभा चुनाव छत्तीसगढ़ में होने हैं। ऐसे शख्स से हम राजनीतिक गतिविधियों के बारे जानेंगे, उनकी दावेदारी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले न्यूज़ 72 में आपका स्वागत है श्रीचंद जी। जय नमस्कार। जैसा कि आप जान रहे हैं, यहाँ पर उत्तर विधानसभा में विधानसभा चुनाव के लिए दावेदारों की फौज तैयार हो गई है। हम देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, सिर्फ जिन्होंने यहाँ दावेदारी की है, यहाँ वॉल राइटिंग, बड़े बड़े हर नेता जो भाजपा से जुड़ा है अपने आप को दावेदारी प्रस्तुत कर रहा है। लेकिन वहाँ पर हम जो सक्रिय रहे, वहाँ विधायक रहे 5 साल लोगों की सेवा करने का, जिनको जनता ने अवसर दिया था, और उस परिदृश्य से दावेदारी से गायब नजर आ रहे हैं। इसका क्या कारण है? नहीं, बिल्कुल दावेदारी से गायब नहीं हूँ। जहाँ तक दावेदारों को अपनी दावेदारी करने का अधिकार है, पार्टी के कार्यकर्ताओं को, सभी लोग अपना दावा करते हैं, लेकिन मेरा दावा मजबूत है। मैं पूर्व विधायक हूँ और लगातार 5 साल चुनाव में पराजित होने के बाद भी एक दिन भी मैंने क्षेत्र को नहीं छोड़ा है। निरंतर मैं सेवा का काम कर रहा हूँ, जनता के बीच में काम कर रहा हूँ, जनता का आदमी हूँ, जनता के लिए काम करता हूँ। तो मेरे को दावेदारी वापस लेने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं प्रबल दावेदार हूँ और मैं निश्चित रूप से पार्टी मेरे नाम को आगे करेगी और मैं चुनाव लड़ूंगा। खासकर इस बार इस विधानसभा चुनाव जो 2023 में होने हैं, उत्तर विधानसभा में और पूरे रायपुर राजधानी में बीजेपी बिखरी हुई नजर आ रही है। कहीं भी ऐसा चेहरा दिख नहीं रहा है, खुलकर कोई दावेदारी नहीं कर रहा है। सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र ऐसा है दक्षिण में, वो ही दिख रहा है और बाकी हर जगह से गायब है। आप इसे क्या दिखेंगे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में पहली बात गुटबाजी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक संगठित कार्यकर्ताओं का दल है, एक परिवार है। और यहाँ पे दावेदारी जो भी होती है वो कोई आवेदन देकर दावेदारी नहीं होती। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से सबके संपर्क हैं और वरिष्ठ नेताओं की जानकारी में है। दावेदारी प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं। चारों विधानसभा में हमारे पास जीतने वाले कैंडिडेट, आप निश्चित मानिए हरिबंधु जी कि हम चारों विधानसभा बड़े बहुमत के साथ रायपुर की जीतेंगे, क्योंकि जनता का विश्वास, संघर्ष हम लोगों ने किया है, लगातार किया है और हम लोग काम करते रहे जनता के बीच में। जनता का विश्वास हमारे साथ खड़ा है।
जनता का विश्वास बढ़ा है। आप जिस विधानसभा क्षेत्र से दावेदारी आपकी है, आप विधायक रह चुके हैं, वहाँ पर जो समाज है, जो राजनीतिक प्रभावित करता है, उत्कल समाज है, भारी संख्या में रहता है, सिंधी समाज है और मुस्लिम समाज। इन समाज के लोगों की बाहुलता है, तो इन समाजों के बारे में थोड़ा बताइए, वहाँ पर क्या गणित है? और आप वहाँ अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से उत्तर विधानसभा एक सभी समाजों का मिला-जुला गुलदस्ता है। कहीं न कहीं मैं तो ये कहूँगा पूरा मिनी भारत बसता है तो उत्तर विधानसभा में बसता है। मुस्लिम सर्वाधिक वोट हैं, उसके बाद उत्कल समाज के हैं, तीसरे नंबर पे सिंधी और ब्राह्मण समाज के मतदाता हैं, उसके बाद गुजराती हैं, जैन अग्रवाल हैं, बंगाली हैं, तेलुगु है, साहू हैं और अन्य पिछड़ी जातियों के यादव हैं, कुर्मी हैं, तो सभी समाजों का प्रतिनिधित्व तो उत्तर विधानसभा में है और लगभग पूरा छोटा भारत कहा जाए तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। छोटा भारत कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आपने ऐसे समय में सिंधी समाज को यहाँ पर पहचान दिया है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स जिसकी बात मैं कह रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में चैम्बर ऑफ कॉमर्स आज चुनाव होते हैं तो ऐसा लगता है कि विधानसभा से कोई कम नहीं हो रहा है। चैम्बर चुनाव में एक वर्ग विशेष का कब्जा था, वहाँ पर आपने अध्यक्ष बनकर उनकी सेवा करने का आपको अवसर मिला। फिर पार्टी को पहले से ही घोषित कर देना चाहिए कि विधानसभा चुनाव का प्रत्याशी श्रीचंद सुंदरानी जी होंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पार्टी के सामने बहुत सारी मजबूरियां होती है। पार्टी एक उम्मीदवार को घोषित नहीं करती। पार्टी जब भी घोषित करेगी सभी प्रत्याशियों को एक साथ घोषित करेगी। तो अलग से रायपुर शहर का एक विधानसभा अलग से घोषित हो ये संभव नहीं है। जहाँ तक मैंने सेवा की है निश्चित रूप से 45 साल मुझे राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में काम करते हुए 18 साल की उम्र से मैं राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। लगातार जनता के बीच में सक्रिय रहा हूँ, सामाजिक रूप से सक्रिय रहा हूँ। समाज ने मुझे दिया है, समाज ने मुझे हमेशा अवसर दिया है। निश्चित रूप से चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मैं 30 साल प्रमुख पदों पे रहा, अध्यक्ष, महामंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों पे रहा और मैं सिंधी समाज का भी पिछले 17-18 साल से प्रदेश का अध्यक्ष हूँ और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे पार्षद बनाया। भारतीय जनता पार्टी में मैं रायपुर विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बना, विधायक बना, दूसरी बार विधायक की टिकट दिया और मुझे पूरा विश्वास, मैं आत्मविश्वास से ओत-प्रोत हूँ कि पुनः 2023 के चुनाव में भी मुझे भारतीय जनता पार्टी अवसर प्रदान करेगी। यह आत्मविश्वास मेरे में है। निश्चित रूप से जनता का प्यार, आशीर्वाद, पिछली बार मेरी टिकट लेट हुई, 14 दिन लेट हुई, जिस दिन आखिरी दिन नामांकन था उस दिन मुझे टिकट मिला। उसके बाद परिस्थितियाँ प्रदेश में अनुकूल नहीं थी। कहीं न कहीं हम पूरी प्रदेश में जो परिणाम आए, रिजल्ट आए, उसका असर उत्तर विधानसभा में भी हुआ, अन्यथा हम पिछली बार भी पराजित नहीं होते। कहीं न कहीं हम टिकट लेट होने का एक बड़ा कारण था और प्रदेश में सरकार के खिलाफ माहौल था, कांग्रेस के पक्ष में माहौल था। कांग्रेस ने झूठे वादे करके लोगों को गुमराह किया था, इस कारण से हम चुनाव में पराजित हुए। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी अगर मुझ पर विश्वास व्यक्त करती है तो निश्चित रूप से हम जीतेंगे। अभी आप कह रहे हैं घोषित नहीं हुए, 21 प्रत्याशियों के नाम घोषित हो चुके हैं, लगभग 1 माह हो चुके हैं। एक पहली पार्टी है जो 21 प्रत्याशियों, विधायक प्रत्याशियों को घोषणा हो चुकी है और वो काम कर रहे हैं और उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि आप लोग हाई प्रोफाइल मेंटेन ना करें, आप लोग वीआईपी मेंटेन ना करें, सरलता से आप लोग मतदाताओं के बीच में जाएं। लेकिन प्रदेश में देखते हैं आपके यहाँ के नेता जो होते हैं हाई प्रोफाइल होते हैं और काफ़ी वीआईपी, उनसे मिलना बड़ा दुभर रहता है। हमने अभी बीच में कुशाभाऊ ठाकरे परिसर गया था, वहाँ पर लोग लिस्ट देने के लिए हमको परेशान कर रहे थे। हमने कहा कि आपके यहाँ लिस्ट जारी हो गई है, तो ये दोहरा चरित्र कैसे है? देखिए, लो प्रोफाइल राजनीति में होना चाहिए हर व्यक्ति को और हम तो जन्म से ही लो प्रोफाइल हैं। आज विधायक बने, इतने बड़े-बड़े पदों पे रहे, कभी मैं हाई प्रोफाइल नहीं रहा। पार्टी के अगर कोई व्यक्ति हाई प्रोफाइल रहता है तो उसे नहीं रहना चाहिए। जनता का प्रतिनिधि, जनता के बीच का प्रतिनिधि सौम्य, सरल, सहज होना चाहिए। सौम्य और सरल होना चाहिए। प्रदेश में छत्तीसगढ़ियावाद हावी है। प्रदेश में छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार काम कर रही है
और उन्हीं के चेहरे पे चुनाव, विधानसभा चुनाव कांग्रेस लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी का चेहरा कौन होगा और किसके नेतृत्व में चुनाव होगा? ये देखिए नवा नवा छत्तीसगढ़ वाद है। डॉक्टर रमन सिंह भी छत्तीसगढ़िया थे, 15 साल मुख्यमंत्री रहे, 3 चुनाव उनको बहुमत दिया छत्तीसगढ़ की जनता ने, अपार स्नेह दिया छत्तीसगढ़ की जनता ने। और फिर मैं अपनी बात करता हूँ, भूपेश बघेल जी को 55 साल बाद याद आता है छत्तीसगढ़, जब वो मुख्यमंत्री बनते हैं। हमारा परिवार, सुंदरानी परिवार, मैं तो दावे के साथ कह सकता हूँ, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बढ़ावा देने, छत्तीसगढ़ के कलाकारों को बढ़ावा देने, छत्तीसगढ़ के तीज त्यौहार को बढ़ावा देने का काम अगर किसी ने किया है छत्तीसगढ़ में तो 40 साल से सुंदरानी परिवार ने किया है। ये प्रमाणित सत्य है। कोई बहस करना चाहे, कोई कांग्रेस का नेता, कोई सामाजिक नेता आके बहस करना चाहे तो मैं खुले मंच पे बहस करने को तैयार हूँ। जो काम सुंदरानी परिवार ने छत्तीसगढ़ियावाद के लिए किया है, संभवतः आज भी भूपेश बघेल जी ने नहीं किया है। हम ये जानना चाह रहे थे, मेरा प्रश्न ये था कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में किसके चेहरे पर, किसके नेतृत्व में लड़ रही है? 15 साल रमन सिंह की सरकार रही है, आज आप लोग, उनका चेहरा कहीं दिख नहीं रहा है। लोग कहते हैं कि हम हमारे कमल के निशान पर लड़ेंगे। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? आपका चेहरा कौन है, मुख्यमंत्री चेहरा? किसके नेतृत्व में हम विधानसभा चुनाव में जा रहे हैं? निश्चित रूप से हरिबंधु जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। हम निश्चित रूप से कमल छाप पर चुनाव लड़ेंगे और कमल छाप हमारा चेहरा होगा। इसके साथ ही हमारे सामूहिक नेतृत्व पे हम चुनाव लड़ेंगे। विधायक जो चुन के आएंगे वो अपने दल का नेता चुन लेंगे और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ को एक अच्छा चेहरा देंगे मुख्यमंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी का। आप जहाँ पर मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, मरीन ड्राइव लोगों का पर्यटन स्थल है और वहाँ पर निर्माण कार्य नाइट चौपाटी बन गया है, प्रदूषण हो रहा है, ट्रैफिक की समस्या है, पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। इस मुद्दे को लेकर आप कभी जनता के बीच नहीं जा रहे हैं, सड़क में जाकर आंदोलन नहीं कर रहे हैं? आपकी भारतीय जनता पार्टी, आप क्षेत्र के विधायक रहे हैं, आपकी प्रमुख यहाँ पर जिम्मेवारी होती है, क्या कहेंगे आप? नहीं, निश्चित रूप से हरिबंधु नायक जी, आपने अच्छा सवाल किया है। जनहित का सवाल है। व्यवसायीकरण कर दिया है कांग्रेस के महापौर ने मरीन ड्राइव का। हमने विरोध किया, लगातार विरोध किया, लेकिन ये गूंगे बहरे लोग सुनने को तैयार नहीं है। धिक्कार है ऐसे नगर निगम में बैठे पदाधिकारियों को जिन्होंने मरीन ड्राइव जैसा, जो मुझे याद है जब ये मरीन ड्राइव बना था तब हमारे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी रायपुर आए थे। मैंने जब उनको दिखाया तो बड़ा गर्व कर रहे थे रायपुर के ऊपर, लेकिन आज हमें शर्म महसूस होती है जिस प्रकार से एजाज ढेबर जी और प्रमोद दुबे जी ने यहाँ पे मरीन ड्राइव का व्यवसायीकरण कर दिया, बंदर बाढ़ कर दी, करोड़ों रुपए का हेरा फेरी वहाँ पे हुआ है। यहाँ हम देखते हैं भगत सिंह चौक से लेकर सीधे टीवी टावर तक, शंकर नगर वीआईपी रोड है, यहाँ पर वीआईपी लोग रहते हैं, मंत्री रहते हैं, हमेशा घंटों चक्का जाम की स्थिति बनी रहती है। ट्रैफिक व्यवस्था बहुत बिखरी हुई है। यातायात व्यवस्था को आप क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हमने यातायात को सुधारने के लिए कैनाल रोड बनाया, सड़कों का चौड़ीकरण किया, लेकिन पिछले पौने 5 साल में ये थम सा गया है एक प्रकार से। भूपेश बघेल सरकार ने सड़कों पे ध्यान नहीं दिया, सड़कों के चौड़ीकरण पे ध्यान नहीं दिया, सड़कों के निर्माण पे ध्यान नहीं दिया, विकास पे कोई ध्यान नहीं दिया। नाली सड़क बनाना तो दूर, ट्रैफिक व्यवस्था को ट्रैफिक सिपाही नहीं संभालेगा तो कौन। आज मुझे एक कह रहा था कोई व्यक्ति, बोले ये कांग्रेस की सरकार है भाई साहब कि बहुत बढ़िया हो रहा है, 3 सवारी लेके जाओ, 4 सवारी बाइक पे लेके जाओ, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, हेलमेट पहनो तो ठीक, नहीं पहनो तो ठीक। ऐसे ही चल रहा है इनका। प्रदेश में, खासकर राजधानी में कानून व्यवस्था आए दिन समाचार पत्रों में, विभिन्न चैनलों में देखते हैं, बहुत ही अव्यवस्था का माहौल है यहाँ पर। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, शर्मनाक स्थिति है राजधानी की और बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि आज बच्चा अगर घर से निकलता है, रात को जब तक घर नहीं पहुंचता तब तक माँ बाप बेचैन रहते हैं। बिगड़ती कानून व्यवस्था, नशे का कारोबार, 2 बहनें राखी बांध कर आ रही भाई को और उनका
सामूहिक रेप हो जाता है, चाकूबाजी की घटना, मर्डर की घटना, भिलाई के 2 मर्डर की घटना, लगातार धर्म परिवर्तन कहें कि बिगड़ती कानून व्यवस्था की बात करें तो कितना बुरा असर छत्तीसगढ़ का है, मैं कल्पना नहीं कर सकता। जिस प्रकार से कानून व्यवस्था इस छत्तीसगढ़ में बिगड़ चुकी है, बात-बात पे चाकू की घटनाएँ होने लगी है, परिवारों में दहशत है, अपने बच्चों को लेकर परेशान है। तो कहीं न कहीं सरकार का पहला कर्तव्य होता है कि आम आदमी को सुरक्षा प्रदान करे, लेकिन यहाँ कोई भी सुरक्षित नहीं है। कोई भी सुरक्षित नहीं है। आप लोगों ने इस मुद्दे को लेकर कभी आंदोलन, सड़क की लड़ाई लड़ते दिख नहीं रहे हैं। लगातार कानून व्यवस्था को लेकर बड़े आंदोलन हमारे हुए। मेरी अध्यक्षीय कार्यकाल में एक बहुत बड़ा 5,000 लोगों का प्रदर्शन मैंने कानून व्यवस्था को लेकर किया था। बिजली विभाग की विफलताओं को लेकर किया था। किसानों की समस्या को लेकर किया था। तो लगातार हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, विधायकों का घेराव कर रहे हैं। अभी 22 तारीख को उत्तर विधानसभा के विधायक कुलदीप जुनेजा का खूब बड़ा प्रदर्शन उनके निवास पे होने जा रहा है। प्रदर्शन होते रहते हैं, लेकिन समस्या का हल नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर आप विधायक रहे हैं उत्तर विधानसभा क्षेत्र में। आपने जो अपने कार्यकाल में 15 साल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश में सरकार रही, तो उस क्षेत्र में खासकर शिक्षा के क्षेत्र में और लोगों के जनहित के जो विकास के कार्य हुए हैं, उसको थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए, निश्चित रूप से 15 साल में तो विकास बहुत सारे हुए। मैं अगर गिनाने बैठूँगा तो एक लंबी फ़हरिस्त हो जाएगी, लेकिन मैं अपने 5 साल के कार्यकाल की बात करूँ, तो आज एक्सप्रेसवे रोड मैंने सैंक्शन कराया, मैंने पास कराया और वो बन के तैयार हुआ मेरे कार्यकाल में। डीकेएस हॉस्पिटल का निर्माण हुआ, जिला अस्पताल पंडरी में निर्माण होकर मेरे ही कार्यकाल में शुरू हुआ। लगातार सड़कों का जाल बिछाया, लगातार सड़कों के नालियों का जाल बिछाया, घर-घर में पानी पहुँचाने का काम किया। बहुत सारी पानी की समस्या थी, घर-घर में पानी की समस्या थी, कई सारे वार्डों में पानी की बहुत समस्या का समाधान किया। कहीं न कहीं हर विकास के काम को अंजाम दिया। मेकाहारा में चौपाल लगाकर मैंने प्रदेश भर के 35,000 लोगों का निःशुल्क मुफ्त में इलाज कराया। कहीं न कहीं शिक्षा के क्षेत्र में भी मैं आपको बताऊँ, मेरी ऑफ़िस 24 घंटे की सर्विस थी। बहुत सारे गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भी एडमिशन कराकर, फ़ीस माफ़ कराकर, उनकी फ़ीस की व्यवस्था कर कर, स्वेच्छा अनुदान से उनको पैसा देकर कहीं न कहीं बच्चों को शिक्षा अच्छी मिले, यह मेरा प्रयास था। एक मेडिकल कॉलेज था छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह की सरकार बनने के पूर्व। डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने 9 मेडिकल कॉलेज बनाए। तो शिक्षा के क्षेत्र में कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, आईटीआई सबका तो विस्तार डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने 15 साल में किया। अकल्पनीय काम किया है डॉक्टर रमन सिंह जी ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में। मेकाहारा अस्पताल की क्या स्थिति थी मैं जानता हूँ, लेकिन मैंने 5 साल पालने का, अच्छे से पोसने का काम किया। वहाँ पे लोगों को सुविधाएं, अच्छी मशीनें वहाँ पे स्थापित हो, इसके लिए मैंने डॉक्टर रमन सिंह जी की मदद लेकर वहाँ पे किया। आज लेकिन वो मेकाहारा अस्पताल की क्या दुर्दशा है, हर आदमी जानता है। इतने सारे प्रदेश में विकास के करोड़ों के कार्य हुए, 15 साल जनता ने सेवा करने का अवसर दिया भारतीय जनता पार्टी के रमन सिंह सरकार को। फिर क्या कारण है कि 15 वर्षों का शासनकाल सेवा किए, फिर 15 सीट में भारतीय जनता पार्टी सिमट गई? देखिए, वो राजनीति का एक एक्सीडेंट था, एक्सीडेंटल सरकार बनी छत्तीसगढ़ में भूपेश की, कांग्रेस की। क्योंकि उन्होंने ऐसे 36 वादे किए थे, प्रलोभन वाले वादे थे, जनता ने को गुमराह करने वाले वादे थे। गाय की पूँछ पकड़कर, गंगा जल हाथ में लेकर कहीं न कहीं किए गए वादे थे। लोगों ने भरोसा किया, लेकिन भरोसा टूट गया। कसौटी पे भूपेश सरकार सफल नहीं हुई। भ्रष्टाचार का बोलबाला, शराब घोटाला 2,000 करोड़ का, चावल घोटाला 600 करोड़ का, रेत घोटाला, कोयला घोटाला, घोटाले ही घोटाले हैं। चौक चौराहे पे कोचियों के माध्यम से शराब बिकवाया जा रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कोचिया बनाकर काम किया जा रहा है। नशे का कारोबार, ब्राउन शुगर जैसा नशा भी अब छत्तीसगढ़ में होने लगा है। भूपेश बघेल के मुख्यमंत्रित्व काल में सीएम हाउस, जो पहले लोग वहाँ 15 साल में आप ही के कार्यकर्ता कहा करते थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे कि हम मुख्यमंत्री निवास घुस नहीं सकते हैं, इतना माने ताम झाम है। छोटे से कार्यकर्ता सीधे जो भारतीय जनता पार्टी का होता है
मिल नहीं सकता मुख्यमंत्री से। और आज भी यही स्थिति रमन सिंह के चारों ओर वीआईपी और प्रोटोकॉल इतना है कि एक कार्यकर्ता अपनी बात को रख नहीं सकता। और अभी जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी, मुख्यमंत्री निवास में छत्तीसगढ़ के लोगों को खोल दिया। स्थानीय तीज त्योहार मुख्यमंत्री निवास में मनाया जा रहा है। स्थानीयवाद को लेकर यहाँ जो त्योहारें होती हैं, उनके तीज त्योहार को तीजा है, पोरा है और भी बहुत से कार्यक्रम वहाँ पर होने लगे हैं। लोग सीधे-सीधे एंट्री करते हैं और छत्तीसगढ़ियों का मान-सम्मान बढ़ा रहा है। ये तो रमन सिंह के शासनकाल में हमको कभी देखने को नहीं मिला। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि डॉक्टर रमन सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से नहीं मिलते थे और आज भी नहीं मिलते हैं, जबकि मैं इस बात के विपरीत कहता हूँ कि खुले रूप से भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता डॉक्टर रमन सिंह जी से मिल सकता था। जहाँ तक मुख्यमंत्री निवास में तीजा पोला त्योहारों की बात है, तो डॉक्टर रमन सिंह जी के समय में भी ये सारे त्योहार होते थे, लेकिन हम लोग प्रचार पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। ये मुख्यमंत्री काम कम करता है, प्रचार ज़्यादा करता है, सुर्खियों में रहना चाहता है। ये जो बात ज़रूर छत्तीसगढ़ियावाद की करता है, लेकिन जब यूपी जाता है, एक किसान की मृत्यु हो जाती है तो 50 लाख रुपए का मुआवजा देता है, और छत्तीसगढ़ में कोई किसान की मृत्यु हो जाए तो 4 लाख रुपए देता है। कोई आदमी एक्सीडेंट में मारा जाए छत्तीसगढ़ में तो 4 लाख रुपए देता है। यूपी में जाके 50 लाख की घोषणा करता है। ये धोखा देने वाला छत्तीसगढ़ी चेहरा है। छत्तीसगढ़ के प्रति कोई स्नेह नहीं। आपको अगर भारतीय जनता पार्टी फिर से उत्तर विधानसभा में अवसर देती है, तो जो कौन-कौन से आपके अधूरे कार्य रह गए हैं, जो उस उन सबको लेकर आप जनता के बीच में जाएँ? देखिए, मैं पहले दिन से पिछली बार भी 5 साल विधायक रहा तो एक ही सपना लेके चला, और 5 साल विधायक नहीं रहा, जनता के बीच में रहा। शिक्षा, स्वास्थ्य, ये 2 मेरे मुद्दे रहते हैं, और स्वच्छता के साथ-साथ विकास के निर्माण कार्य, अच्छी सड़कें मिले, लोगों को अच्छे स्कूल मिले, अच्छे कॉलेज मिले और अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था मिले। ये सारी चीज़ों पे मैं ध्यान दूँगा और देता आया हूँ। आज भी मैं चाहे पद पे रहूँ या न रहूँ, ये मेरी प्राथमिकता में रहा है। ये थे सिंधी समाज के और भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता, जो सिंधी समाज को छत्तीसगढ़ में पहचान दिलाया और लगातार चैम्बर के ये अध्यक्ष रहे। व्यापारी वर्ग में भी इनका अच्छा पकड़ है और उत्कल समाज और सिंधी समाज, सभी समाज में इनका काफ़ी पकड़ है। ये हमसे आज अपना अमूल्य समय निकाल कर हमसे चर्चा करने को उपस्थित हुए।